यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपनी तैयारी के ऊपर बढ़िया तरीके से लगे हुए होंगे। गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो यूनिट नंबर 7 है, दैट इज अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर अभी 8 लेक्चर हम कर चुके हैं। लगभग 240 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस कर दिए। अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो 39 क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपना पार्ट नंबर 9। ओके, पार्ट नंबर 9, और इसमें हम टोटल मिला के 39 क्वेश्चन को जो डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। ओके, इससे पहले 8 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 240 क्वेश्चन के आसपास जो वो कवर करें। बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन, आप उनको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो हमने जो है वो अपना जो एग्जाम होना है जून के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लगभग 5000 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये 5000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज है वो हम लोग चला रहे हैं। मोर और लेस आपको सारे के सारे क्वेश्चन इनमें से ही देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर जो है वो आप कहीं ना कहीं देख लेना। कोई भी क्वेश्चन जो भी आएगा अपने एग्जाम में, जो 100 क्वेश्चन आने वाले कॉमर्स के, आपको कहीं ना कहीं इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एग्जाम में जाने से पहले ये 5000 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर जाते हैं, तो एग्जाम में मैं ये बोल रहा हूं कि तुम चीजें उड़ा दोगे बिल्कुल ही। ठीक है ना, लेकिन बशर्ते ये कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना, तो समझने पे ध्यान दो, ना कि रटने के ऊपर। ठीक है, कुछ चीजें जो रटने वाली है, कुछ लिमिट्स होती है जो रटने वाली है, वो तो भाई याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको रटना नहीं होता कभी भी, उसको आप समझो, क्योंकि अभी अगर आप बढ़िया तरीके से समझ लोगे, अभी आपका लर्निंग फेज है। ओके, तो जब अर्निंग फेज आएगा ना, जब आप कहीं पे जाके जॉब करोगे, कहीं पे जाके पढ़ाओगे, तो उस टाइम पे आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। तो अभी की मेहनत आगे बहुत हेल्प करने वाली है, चाहे वो एग्जाम होने वाला है आपका आगे। ठीक है, चाहे एचपीएससी की बात कर लूं, चाहे यूपीपीएससी की बात कर लूं, चाहे एमपीपीएससी की बात कर लूं, ठीक है, चाहे अपना नेट की बात कर लूं, हर जगह पे अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप हर एग्जाम को जो है वो इजिली क्रैक कर पाओगे। तो मेन बात जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर जो 39 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसमें काफी सारी चीजें आपको नई भी जो है वो देखने को मिलेंगी। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने आ रहा है, वो है ये, बोल रहा व्हाट इज द अपर लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। बोल रहा आरटीजीएस ट्रांजैक्शन के लिए अपर लिमिट क्या है? तो सबसे पहली बात तो जो लोअर लिमिट है वो है 2 लाख रुपए आरटीजीएस के लिए। ठीक है, अपर लिमिट जो है वो कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या है? नो अपर लिमिट इज प्रिस्क्राइब। अब कुछ खास बातें जो आपको बतानी है वो क्या है? देखो, नो आरबीआई लिमिट, तो ये बात ध्यान रखना, आरबीआई ने कोई भी लिमिट जो है, मैक्सिमम लिमिट जो है आरडीएस ट्रांजैक्शन के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करी है। लेकिन हर बैंक अपनी लिमिट लगा सकता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आरबीआई ने जो है वो कोई भी लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करी है। आरबीआई ने मिनिमम बता रखा है 2 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस के लिए। लेकिन हर बैंक जो है वो अपनी आरटीजीएस की लिमिट जो है अकाउंट्स के हिसाब से, मतलब सेविंग अकाउंट है तो उसकी लिमिट कुछ और कर सकता है, कॉर्पोरेट अकाउंट है उसकी लिमिट कुछ और कर सकता है, करंट अकाउंट है उसकी लिमिट जो है कुछ और कर सकता है। ठीक है ना, तो बैंक सेट देयर ओन लिमिट विच वेरी, जो वेरी करेगा बेस्ड ऑन द अकाउंट टाइप एंड ट्रांजैक्शन मेथड, ब्रांच वर्सेस ऑनलाइन। टिपिकल लिमिट की अगर बात करें तो देखो, जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर जो डेली लिमिट है ना, वो रेंज करती है 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में। कॉर्पोरेट जो अकाउंट्स है उनकी लिमिट थोड़ी सी इससे क्या होती है, हायर होती है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उसमें स्ट्रिक्टर लिमिट होती है कंपेयर टू द ब्रांच बेस्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, मिनिमम लिमिट जो है आरडीएस की वो कितनी है? 2 लाख रुपए। अब आरडीएस की अगर बात करें तो 24/7 जो है वो क्या अवेलेबल है, 24/7 × 365। और ये क्रूशियल है कि आप चेक करें अपने बैंक से फॉर द स्पेसिफिक आरडीएस लिमिट एनी अदर रेलिवेंट गाइडलाइंस और चार्जेस। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना कि आरबीआई की अगर बात करते हैं आरडीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, अपर ट्रांजैक्शन लिमिट, वो कितनी है? वो है जी आपकी कोई भी अपर ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, लोअर ट्रांजैक्शन लिमिट है। लेकिन हाँ, जो बैंक है वो अपर ट्रांजैक्शन लिमिट, डेली लिमिट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिनो? फिनो की अगर बात करते हैं, फिनो, ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन। तो ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन। ये बेसिकली एक कंपनी, फिनो जो है वो बेसिकली एक कंपनी है जो क्या करती है, अलग अलग जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, तो उनको जोड़ने का आपस में जो है वो क्या करती है, काम करती है, उनको एक नेटवर्किंग बनाने का काम करती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। Which of the following is not true about नेफ्ट? इनमें से कौन सी बात जो है वो नेफ्ट के रिगार्डिंग जो है वो सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहले देयर इज नो लिमिट ऑन द ट्रांजैक्शन थ्रू नेफ्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, क्या नेफ्ट की कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है? एक्चुअल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आरबीआई की साइट पे जाओगे तो आरबीआई देखो, नेफ्ट और आरटीजीएस इन दोनों
ट्रांजेक्शन, ये क्योंकि बड़ी ट्रांजेक्शन है तो ये आती है किसके दायरे में, आरबीआई के दायरे में। जो छोटी ट्रांजेक्शन जैसे यूपीआई वाली जो ट्रांजेक्शन हो गई है वो आती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दायरे के अंदर, ठीक है ना। तो अगर बात करता हूं मैं किसका, नेफ्ट का, आरटीजीएस की लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। अगर नेफ्ट की बात करें तो नेफ्ट के बारे में जो बातें बता रखी है, ठीक है, तो नेफ्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, ये बात एकदम सत्य है, ठीक है। तो सब नेफ्ट के बारे में जो बातें बोली सबसे पहले क्या बोलते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑन ट्रांजैक्शन थ्रू नेफ्ट, ये बात सही है। नेफ्ट ऑपरेट ऑन द आवरली बैचेस, नहीं, ये कैसे होता है, 30 मिनट के बैचेस है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब नीचे बोल रहे हैं नेफ्ट इज ए पेमेंट सिस्टम जो फैसिलिटेट करता है 1-to-1 फंड ट्रांसफर, ठीक है। ओनली बैंक ब्रांचेस विच आर नेफ्ट अनेबल कैन बी पार्ट ऑफ द नेफ्ट फंड ट्रांसफर नेटवर्क, ये भी एकदम ठीक है। तो आओ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। नेफ्ट पहली बात है क्या, नेफ्ट का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये एक नेशन वाइड सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द आरबीआई, ठीक है। तो आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, इसको ओन्ड और ऑपरेट कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। इज देयर एनी लिमिट ऑन द फंड और अमाउंट टू बी रेमिटेड टू द नेफ्ट, नहीं, नो, देयर इज नो लिमिट इंपोज्ड बाय द आरबीआई फॉर फंड ट्रांसफर टू नेफ्ट सिस्टम। हाउएवर जो मेंबर बैंक है वो अगर चाहे तो वो प्लेस कर सकते हैं अमाउंट लिमिट बेस्ड ऑन इट्स ओन रिस्क परसेप्शन विद द अप्रूवल ऑफ इट्स बोर्ड। दूसरा, व्हाट आर द ऑपरेटिंग आवर जो है नेफ्ट के वो क्या है, तो नेफ्ट सिस्टम जो है अवेलेबल राउंड द क्लॉक, ठीक है, 24/7 नेफ्ट जो है प्रेजेंटली ऑपरेट होता है इन द बैचेस ऑफ द हाफ आवरली इंटरवल थ्रू आउट द डे। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नेफ्ट, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि नेफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आरबीआई जो है वो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। अब व्हाट आर द कस्टमर चार्जेस लेवी बाय द बैंक फॉर नेफ्ट, ठीक है, तो देयर इज नो चार्जेस फॉर टू बी लेवी फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन, जो आपके अगर आपके खाते के अंदर पैसे आ रहे तो उसके लिए कोई भी अमाउंट जो है वो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आउटवर्ड ट्रांजैक्शन जो है तो आरबीआई ने जो है प्रोसेसिंग चार्जेस लगाना मेंबर बैंक के ऊपर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ऑल्सो इन ऑर्डर टू गिव फर्दर इंपिटस टू द डिजिटल रिटेल पेमेंट, बैंक हैव बीन एडवाइज्ड टू नॉट लेवी एनी चार्जेस फ्रॉम देयर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर फॉर नेफ्ट फंड ट्रांसफर इनिशिएट ऑनलाइन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 से आरबीआई ने जो है वो क्या कर दिया, मना कर दिया कि क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट को अपने को बढ़ावा देना तो आप चार्जेस मत लगाइएगा। अब मैक्सिमम चार्जेस रहेंगे एक बैंक जो है वो कितना लगा सकता है, द मैक्सिमम चार्जेस विच ओरिजिनेटिंग बैंक कैन बी लेवी, जो आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है, आप अगर मान लो नेफ्ट ट्रांसफर कर रहे हो मेरे खाते में तो मेरे को तो चार्जेस नहीं लगेंगे, आपके मैक्सिमम चार्जेस कितने लग सकते हैं, आपका बैंक जो है वो अगर वो चाहे तो वो चार्जेस लगा सकता है। और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं तो वो बता रखा है, अगर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए तक की है तो कम से कम मतलब मैक्सिमम चार्जेस आपके 2.5 रुपए प्लस जो एप्लीकेबल जीएसटी होगा, ठीक है, मान लो 18% है तो वो लगेगा, इस 2.5 रुपए पे 18% है, ठीक है ना। दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन 10,000 से ऊपर किया और 1 लाख रुपए तक किए तो 5 रुपए प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। अगर ट्रांजैक्शन 1 लाख से ऊपर किया और 2 लाख रुपए तक है तो 15 रुपए, और अगर ट्रांजैक्शन जो है 2 लाख से ऊपर किए तो कितने, मैक्सिमम जो है वो कितने, 25 प्लस में एप्लीकेबल जीएसटी, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आरटीजीएस, इनमें से कौन सी बात आरटीजीएस की रिगार्डिंग जो है वो सही नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ये क्वेश्चन इतना टेक्निकल है ना, इसको देख के ना मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे। अब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो ठीक नहीं है आरटीजीएस की रिगार्डिंग, छोटा सा एक डिफरेंस है, अब समझाता हूं आपको मैं। मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी रिसीव, आरटीजीएस की जब बात करते हैं तो आरटीजीएस के बारे में बोल रखा है कि मिनिमम अमाउंट जो है ना दैट कैन बी रेमिटेड, मिनिमम अमाउंट जो आप भेज सकते हो, वहां पे रिसीव की बात नहीं की गई है, वह रेमिटेंस की बात की गई है, भेजने की बात की गई है, वो 2 लाख रुपए है। क्या कहीं पे भी आरटीजीएस के अंदर ये बोला कि मिनिमम अमाउंट जो आप रिसीव करोगे वो 2 लाख रुपए होगा? नहीं, गलत है ये। तो यहां पे क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है अबाउट द आरटीजीएस, तो मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी रिसीव थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख, ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, बैंक रिसीव द फंड इन रियल टाइम एज सून एज द फंड आर ट्रांसफर बाय द रेमिटिंग बैंक, ये सही है। मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड, मिनिमम अमाउंट जो आप भेज सकते हो थ्रू आरटीजीएस वो कितनी, 2 लाख, ये भी एकदम क्या सही है। तो आंसर क्या आएगा, ए। अब यहां पे बता रखा है आरटीजीएस के बारे में, आरटीजीएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट विच कैन बी एक्सप्लेन एज अ सिस्टम वेयर देयर इज ए कंटिन्यू एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ द फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन ए ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस, यहां पे नेटिंग नहीं होता। रियल टाइम का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट द टाइम व्हेन दे आर रिसीव। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है कि सेटलमेंट जो होगा फंड्स का वो होगा जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली क्या होगी, अक्कर होगी। हाउ इज द प्रोसेसिंग ऑफ द आरटीजीएस डिफरेंट है किसी नेफ्ट से? नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन रिसीव होती है अप टू द पर्टिकुलर टाइम आर प्रोसेस इन बैचेस। तो नेफ्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो प्रोसेस होती है बैचेस में। कॉन्ट्ररी टू दिस, और इसके अलावा आरटीजीएस की अगर बात करते हैं तो वहां पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है कंटिन्यूअसली ऑन ए ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन
बेसिस। क्या आरटीजीएस 24/7 अवेलेबल है? यस। तो आरटीजीएस जो है वो 24/7 to 365 अवेलेबल है। कब से? 14 दिसंबर 2020 से। आगे, इज देयर एनी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेशन फॉर द आरटीजीएस? तो हम बोलेंगे यस। मिनिमम अमाउंट जो है ना वो क्या है? अब यहां पे लिखा हुआ है द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड, द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन वो कितनी है? 2 लाख, ना कि टू बी रिसीव। यहां समझना इस बात को, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, ठीक है ना। तो आरटीजीएस सिस्टम जो है वो प्राइमरी मेंट है किसके लिए? लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए। और जो मिनिमम अमाउंट जो आप भेज सकते हो थ्रू द आरटीजीएस वो कितना है? 2 लाख, ठीक है। अब एक बात और, व्हाट अबाउट द प्रोसेसिंग चार्जेस? तो यहां पे भी जो है वो बता रखा है इनवर्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या फ्री है, ठीक है, नो चार्ज टू बी लेवी। आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो जो मैक्सिमम चार्जेस है वो कितना? 25 रुपए। और 5 लाख से ऊपर है तो मैक्सिमम चार्जेस कितना? 50 रुपए। यूटीआर नंबर क्या होता है? जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपकी ट्रांजैक्शन जो भी आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी है उस ट्रांजैक्शन का एक कोड जनरेट होता है, उसको यूटीआर बोलते हैं। तो यूटीआर इज द यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये एक 22 कैरेक्टर का कोड होगा जिसको यूज करते हैं तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रांजैक्शन इन आरटीजीएस सिस्टम। ये बात थोड़ा याद रखना। चलो जी अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूपीआई? इनमें से कौन सी बात जो है यूपीआई की रिगार्डिंग जो वो सही नहीं है? पहला, यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप किया एनपीसीआई ने। बिल्कुल सही बात है। यूपीआई को कौन? क्योंकि यूपीआई जो है वो रिटेल ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है, ठीक है, रिटेल पेमेंट सिस्टम है और ये इसको जो है वो मैनेज करने की जिम्मेवारी जो है वो आरबीआई ने किसको दे दिया? एनपीसीआई को। दूसरा, तो ये तो सही है आपका, थ्रू यूपीआई, यूपीआई के माध्यम से ऑल पेमेंट आर इंस्टेंट एंड टेक प्लेस इन बैंकिंग आवर। जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग आवर में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, बैंकिंग आवर में होना जरूरी नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एमएमआईडी? एमएमआईडी के रिगार्डिंग कुछ बातें बोली गई है, बोलते हैं कि इनमें से कौन सी बात जो है सही नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एक 7 डिजिट नंबर होगा जिसको इशू करेगा बैंक फॉर इफेक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू द यूजर मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर से जो पेमेंट कर सकते हो, ये बात तो सही है आपका। दूसरा, यूजर का मोबाइल नंबर एमएमआईडी यूनिकली लिंक होता है विद इस बैंक अकाउंट नंबर से एंड इज वन ऑफ द की इनपुट है टू फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है। फंड ट्रांसफर अगर करना है तो आप मोबाइल नंबर के जरिए कर सकते हो। बोथ द रेमिटर एंड द बेनिफिशियरी के लिए जरूरी है कि उनका एमएमआईडी होना चाहिए टू इफेक्ट ए फंड ट्रांसफर थ्रू द मोबाइल फोन। बिल्कुल सही बात है। ए यूनिक एमएमआईडी एंड द मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने बेनिफिशियल डिटेल। सिंगल एमएमआईडी कैन बी लिंक टू ए मोबाइल नंबर। जो सिंगल एमएमआईडी है वो लिंक हो सकता है मोबाइल नंबर से नहीं। ये बात जो है वो क्या गलत है, ठीक है। आगे, डिफरेंस बिटवीन ए बैंक एंड द नॉन बैंकिंग कंपनी इज दैट। अब आपको बताना है कि जो डिफरेंस है बिटवीन ए बैंक एंड द नॉन बैंकिंग कंपनी वो क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे इसका, बैंक जो वो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद द कस्टमर से, जबकि एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंटरेक्ट करता है बैंक से या फिर गवर्नमेंट से। ये बात सही है। बैंक एक मिनट, द बैंक इंटर डायरेक्टली विद द कस्टमर, जबकि एनबीएफआई जो है वो इंटर करते हैं बैंक एंड गवर्नमेंट से नहीं। बैंक इंडल्ज होता है इन ए नंबर ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू द फाइनेंस विद द रेंज ऑफ कस्टमर, जबकि जो एनबीएफआई होते हैं ना, जो एनबीएफआई या एनबीएफसी होती है, ये मेनली कंसर्न होती है विद द टर्म लोन नीड ऑफ द लार्ज कंपनी। जनरली जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो क्या करती है, वो लंबे समय के लिए जो है वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो ये डिफरेंस है बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में। तो बैंक बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं, जबकि एनबीएफसी की अगर बात करें तो ये कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये बात सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसी। एक होता है डिजिटल करेंसी, जैसे मान लो आपका पैसा जो बैंक के अंदर जमा है, ठीक है, तो अब आप जो है वो गूगल पे से, फोन पे से आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, वो आपके डिजिटल करेंसी है। जो पैसा जो आपकी एक्चुअल मनी जो रुपए थे आपने बैंक के अंदर जमा करवा दिए, तो अब वो जो पैसा पेपर जो करेंसी थी वो पेपर करेंसी बन गई है डिजिटल करेंसी आपकी, ठीक है। और एक होता है वर्चुअल करेंसी, जैसे क्रिप्टो हो गया, ठीक है, टोकन्स हो गए, बिटकॉइन हो गया, ये बेसिकली क्या आपका वर्चुअल करेंसी। अब इनके बारे में कुछ बात बोली गई है, तो बोलते हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या गलत है। सबसे पहले जो है वो क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी रिकॉग्नाइज है आरबीआई के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। जो भी डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो भी नोट है, करेंसी नोट आपके, उन सबको रिकॉग्नाइज किया आरबीआई ने, जबकि वर्चुअल करेंसी उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये बात एकदम क्या सही है। डिजिटल करेंसी को आप यूज कर सकते हो एज सच अक्रॉस द वर्ल्ड। जो डिजिटल करेंसी है आपके पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चल जाएगी। जो डिजिटल करेंसी है मतलब रुपीज जो है आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चल जाएंगे। सर कैसे चलेंगे? अगर हम मान लो दुबई भी जाते हैं ना, तो पहले अपने को जो रुपीज है वो कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अगर आप जो है वो मान लो यूएस से जाओगे तो पहले आपको आपके पास जो भी रुपया है ना उसको पहले आपको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी कैन बी यूज एज सच अक्रॉस द वर्ल्ड, नहीं, ये बात गलत है। बट वर्चुअल करेंसी कैन बी यूज विद इन पर्टिकुलर ज्योग्राफी, नहीं, बल्कि वर्चुअल करेंसी जो है पूरे वर्ल्ड में चलती है, क्योंकि वर्चुअल करेंसी पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही है। डिजिटल करेंसी हर देश की डिजिटल करेंसी जो वो क्या अलग है।
डिजिटल करेंसी है क्या? बेसिकली जो आपकी एक्चुअल करेंसी है, जब आप उसको बैंक में जमा करते हो तो डिजिटल करेंसी बन जाती है। समझ रहे हो? आपके पास में, मान लो मेरे पास में 500 का नोट है, अब ये 500 का नोट अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो वही जो एक्चुअल करेंसी थी वो मेरी क्या बनेंगे? डिजिटल करेंसी। यहां तक ओके। अब डिजिटल करेंसी की अगर बात करते हैं ना, तो इसको पूरे वर्ल्ड में आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बिटकॉइन है, क्योंकि हर देश की डिजिटल करेंसी अलग अलग है, लेकिन बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड के लिए क्या? एक ही है। जो वर्चुअल करेंसी पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट होती है और वो एक ही है। तो ये जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया आपका। तो यहां पे बता भी रखा है, वर्चुअल करेंसी एक ऐसी, ये क्या होता है? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? ऑफ द वैल्यू दैट एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिकली, द ट्रांजैक्शन अकर ऑनलाइन नेटवर्क और द इंटरनेट। एग्जांपल जो वर्चुअल करेंसी का वो टोकन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। वर्चुअल करेंसी एक नोवल फॉर्म ऑफ करेंसी एंड एज सच आर मोस्टली अनरेगुलेटेड, और ये कैसी है? अनरेगुलेटेड है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक के बारे में कुछ बातें बोली गई है, बताना इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 5 लाख अंडर सेविंग एंड करंट अकाउंट। तो पेमेंट बैंक जो है 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर 5 लाख नहीं है, 2 लाख है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, पेमेंट बैंक इशू कर सकता है क्रेडिट डेबिट कार्ड। सर पेमेंट बैंक ओनली डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2 दोनों जो है वो क्या? इनकरेक्ट है। नीदर 1 और नोर 2 इज करेक्ट। डी। अब यहां पे थोड़ा सा बता रखा है पेमेंट बैंक क्या करते हैं। तो पेमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेविंग इन करंट अकाउंट अप टू मैक्सिमम कितना? 2 लाख पर कस्टमर। दूसरा, ऑफर पेमेंट एंड रेमिटेंस फैसिलिटी। दे कैन फैसिलिटेट पेमेंट एंड रेमिटेंस इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग। ये डेबिट कार्ड इशू करते हैं। दे कैन इशू डेबिट कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड। एक्ट एज ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। दे एक्ट एज अ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फॉर अदर बैंक। और ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अब ये क्या नहीं करते? सबसे पहले लेंडिंग। दे आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन लेंडिंग एक्टिविटी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को इशू करना, तो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग द क्रेडिट कार्ड। दूसरा, एनआरआई एक्सेप्ट द एनआरआई डिपॉजिट। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द एनआरआई डिपॉजिट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 2 लाख। तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 2 लाख पर कस्टमर। तो ये बात ध्यान रखना। एंड सेट अप सब्सिडी टू प्रोवाइड एनबीएफसी, तो ये भी ऐसा नहीं कर सकते। आगे, शिशु किशोर तरुण, ये सब स्कीम जो है वो किसके लिए? मुद्रा बैंक के लिए। तो ये इसका बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट? जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये क्या होते हैं? देखो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो आपने कोई स्मार्ट कार्ड बनवा रखा है, ठीक है, मान लो रिलायंस का आपने कोई कार्ड बनवा दिया, इजी डे का कोई कार्ड बनवा दिया, उसके अंदर पैसा आपका जो है पहले से जमा है, तो आप उस पैसे को जो है वो क्या कर सकते हो? वहां पे शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। जनरली उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रीपेड पेमेंट सिस्टम। अब इसके बारे में कुछ बातें बोली गई है, बता रहे कौन सी सही है। सबसे पहला, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक मेथड है जो आपको हेल्प करता है परचेज करने में गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है। जितना पैसा उस कार्ड के अंदर आपका पड़ा है, उस इंस्ट्रूमेंट में आपका पड़ा है, उतना भी यूज कर सकते हो। यस, वैल्यू जो स्टोर होती है इन सच इंस्ट्रूमेंट, वो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू पेड बाय द होल्डर ईदर बाय कैश और क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट और द क्रेडिट कार्ड। ये बात भी एकदम क्या? सही है। मतलब अगर आपके उस पीपीआई में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मान लो 1000 रुपए पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 1000 रुपए तो आपने जमा कराए या बैंक से जो क्रेडिट हुए हैं। आगे, द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशू एज स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट अकाउंट, ऑनलाइन वॉलेट, पेपर वाउचर एंड एनी सच इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज कर सकते हैं असेस करने प्रीपेड अकाउंट। ये बात भी एकदम क्या है? सही है। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह के हो सकते हैं। इंटरेस्ट जो पे होता है ऑन द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट। आपके प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर मान लो आपके वॉलेट में अगर कोई पैसा पड़ा है, ठीक है, शॉपिंग वॉलेट में, तो क्या उसके ऊपर ब्याज मिलेगा? नहीं, ये बात क्या? गलत है। तो तीनों जो स्टेटमेंट ऊपर वाली वो सही है, 1, 2 एंड 3 बोले तो सी। तो पीपीआई होता क्या है? पीपीआई एक फाइनेंशियल टूल है जो अलाउ करता है यूजर को कि वो स्टोर कर सकता है फंड इन एडवांस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। दे कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेवल एंड एवरीडे परचेज। ये बात याद रखना। और टाइप ऑफ पीपीआई कार्ड जो कैसे कैसे है, ये सब है, इस तरह के पीपीआई कार्ड होते हैं, तो याद करके जाना इसको। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला बोल द फ्यूचर विल सी मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू द सैटेलाइट नेटवर्किंग। मतलब अगर हम देखें तो भविष्य के अंदर अपने को ये जो है वो देखने को मिलेगा कि मोस्टली जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस होगा, और कैसे होगा? सैटेलाइट नेटवर्किंग के माध्यम से। ये बात एकदम सही है। आरबीआई जो एंकरेज करे ई बैंकिंग को, ये बात भी सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। और रीजन, यही तो रीजन है, इसकी वजह से आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस जो है हर जगह देखने को मिलेगा। तो दोनों बातें सही है एंड रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर आएगा सी। आगे, स्कीमिंग का मतलब जो है वो क्या होता है? ई बैंकिंग में। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर स्कीमिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना फ्रॉडस्टर को जो कॉपी करता है वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो है वो कॉपी कर लेते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग? इनमें से कौन सा ई बैंकिंग का तरीका है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बैंकिंग ई बैंकिंग है, टेलीफोन बैंकिंग ये भी आपका जो है
ई बैंकिंग है, मतलब जिसके लिए आपको टेलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्जन, ये भी आपका ई बैंकिंग है। सीटीएस जिसको बोलते हैं जनरली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, ये भी ई बैंकिंग है। डायरेक्ट फंड ट्रांसफर टू आरटीजीएस, ये भी ई बैंकिंग है। तो आंसर क्या आएगा? डी, ए बी सी डी ई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए हम लोग जो यूज करते हैं किसको? स्विफ्ट नेटवर्क को, सी। वी से टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे पहले उसने अलाउ किया ऑनलाइन ट्रेडिंग, किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनएससी के द्वारा। फ्रॉम विच डेट हैव ऑल बैंक, सभी बैंकों ने स्टार्ट किया शेयरिंग देयर एटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांजैक्शन? तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2009 से, याद करके जा रहे हैं इस डेट को। वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विद ई बैंकिंग, इनमें से कौन सा ई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है? तो डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बनवाना ई बैंकिंग से रिलेटेड है? नहीं। एसपीएनएस हो गया, ईसीएस हो गया। ईसीएस आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एटीएम का आपको मालूम है। और ये एसपीएनएस है, तो ये भी बेसिकली जो है वो ई बैंकिंग से रिलेटेड है। एसपीएनएस है क्या? एसपीएनएस इज अ शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम। ये क्या है? इट इज ए शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है बेसिकली कई सारे सिस्टम को मिलाकर के इसको जो बनाया गया है, जो अलाउ करता है कार्ड होल्डर को ऑफ द डिफरेंट बैंक कि आप असेस कर सकते हैं एटीएम, अपने एटीएम को बिलोंगिंग टू अदर पार्टिसिपेंट बैंक विद इन द नेटवर्क टू परफॉर्म वेरियस ट्रांजैक्शन लाइक कैश विड्रॉल, चेक इंक्वायरी एंड पोटेंशियली अदर बैंकिंग सर्विसेज। जैसे वो था एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उस तरीके से होता है ये एसपीएनएस जो वो काम करता है। तो एसपीएनएस ने क्या किया कि अब आपके पास अगर मान लो कैनरा बैंक का एटीएम है, तो आप उसको जो है वो कोटक बैंक के एटीएम से भी जो है वो क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। उसके पीछे जो नेटवर्क है ना वो है एसपीएनएस, ठीक है। ये बेनिफिट तो रहेगा, कन्वीनियंस है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा एंड कॉस्ट है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, यूज ऑफ पेपर मनी इज रिप्लेस बाय प्लास्टिक मनी। आज के डेट में जो है पेपर मनी जो उसका जो यूज था उसको रिप्लेस किया जा रहा है प्लास्टिक मनी से। फ्यूचर विल सी द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू द सैटेलाइट नेटवर्क। और फ्यूचर जो है वो अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस होगा, और कैसे होगा? सैटेलाइट नेटवर्किंग से। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। और इसके पीछे जो रीजन है ना वो कौन है? आरबीआई। आरबीआई सब काम करवा रहा है। तो आरबीआई इज एनकरेजिंग ई बैंकिंग, यस। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, डी। आगे बैंकिंग और टेलीफोन, बैंकिंग और टेलीफोन सर्विस इंक्लूडेड। जो आपका टेली बैंकिंग है, ठीक है, उसमें क्या क्या सर्विस है? आप उसमें जो है वो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, यस। इंक्वायरी कर सकते हो ऑल द टर्म डिपॉजिट अकाउंट, यस। क्या आप टेली बैंकिंग से कैश विड्रॉल कर सकते हो? नहीं, ये नहीं। यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपके रेगुलर बिल है उनका पेमेंट कर सकते हो, यस। वॉइस आउट कर सकते हो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन को, यस। तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 4 एंड 5, बी। द सक्सेस जो है ई बैंकिंग को डिपेंड करती है किसके ऊपर? अगर ई बैंकिंग को बढ़िया तरीके से लाना है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। रिस्क एंड सर्विस मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, यस। अपडेटेड फ्लोलेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यस। एंड स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लीगल फ्रेमवर्क बहुत कठोर होना चाहिए, तो जाके ही ई बैंकिंग जो कामयाब होगी। तो आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे ई बैंकिंग बिजनेस जो है वो एसेंशियली रेगुलेट होता है बाय द आईटी एक्ट, अंडर विच पर्सन सिग्नेचर को रिप्लेस कर दिया किससे? तो आईटी एक्ट के अंदर जो आपका आईटी एक्ट ने क्या किया? जो भी आपके पर्सनल सिग्नेचर थे उसको रिप्लेस कर दिया किससे? डिजिटल सिग्नेचर, सी। पिन, पिन जो है इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इसका आएगा सी। फिशिंग का मतलब जो है वो क्या होता है? फिशिंग, स्पूफिंग, ये सब बेसिकली जो है वो क्या, ये जो फ्रॉड वाले लोग हैं वो इनको यूज करते हैं। तो फिशिंग एक तरीका है जिसमें लोग जो है वो क्या करते हैं, मतलब जो भी आपका स्कैमर होगा वो क्या करेगा? वो एक्वायर करेगा आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कहां से? लाइक यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इन सबको, ठीक है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में कुछ बातें बोली गई है, बताना है कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला, पेमेंट बैंक कैन इशू एटीएम डेबिट कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड, ये बात तो सही है। इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है पेमेंट बैंक के लिए वो कितनी है? वो है जी आपका 100 करोड़। जो इनिशियल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़, यस। पेमेंट बैंक जो है बस मेंटेन करेंगे सीआरआर, यस। पेमेंट बैंक कैन लोन अप टू ओनली 1 लाख, नहीं, ये बात जो है वो गलत है। आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके बारे में कुछ बातें बोली गई, बताना कौन सी बात सही नहीं है। सबसे पहला, मैक्सिमम लोन साइज जो है ना टू ए सिंगल पर्सन वो 10% से एक्सीड नहीं होगा ऑफ द टोटल कैपिटल फंड, कैन नॉट एक्सीड 15% इन केस ऑफ ग्रुप, ये बात एकदम सही है। एटलीस्ट 50% जो इनके लोन होते हैं ना शुड कंस्टिट्यूट लोन एट एडवांस अप टू 25 लाख, ये बात भी सही है। मिनिमम पेड अप इक्विटी जो रिक्वायरमेंट है वो कितने 100 करोड़ की होनी चाहिए, यस। दे कैन सेट अप सब्सिडी टू अंडरटेक एनबीएफसी एक्टिविटी, नहीं, ये सब्सिडी सेटअप नहीं कर सकते। आईएमपीएस के बारे में कुछ बातें बोली गई है, आपको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत। सबसे पहला जो है वो बोलता है आईएमपीएस ऑफर करता है इंस्टेंट, आईएमपीएस जो है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसमें आप 24/7 जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो पैसा। इंटरबैंक
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल बैंक, यस ये बात एकदम जो है वो क्या सही है। फिर बोलते हैं फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द एनपीसीआई, जो ये जो फैसिलिटी है कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनपीसीआई प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इज एग्जिस्टिंग एनएफएस स्विच, यस। इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट फैसिलिटेट करता है आईएमपीएस को, क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी टू एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, यस। यूज करने के लिए आईएमपीएस को अगर आपने यूज करना है तो बोथ द अकाउंट होल्डर एंड द बेनिफिशियरी नीड टू हैव द एमएमआईडी, तो दोनों की एमएमआईडी होनी जरूरी है, नहीं ये बात जो है वो क्या गलत है। ओनली सेंडर जो है, जो आपका सेंडर है ना उसकी एमएमआईडी होनी जरूरी है, जबकि रिसीवर का बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड इतना ही सफिशिएंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नाच, नाच बोल तो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नाच के बारे में कुछ बातें बोली गई है, बताना कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। सबसे पहले जो है वो बोलता है नाच एक सेंट्रलाइज क्लियरिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको लॉन्च किया एनपीसीआई ने, ये बात एकदम करेक्ट है। इसका जो एम था वो था रिप्लेस करना एंड कंसोलिडेट करना जो मल्टीपल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस चल रही थी, जो मल्टीपल ईसीएस सिस्टम थे, तो नाच आया और इसने क्या किया, ये बोला कि हम इसको रिप्लेस करेंगे और इसको कंसोलिडेट करेंगे, बेसिकली इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ये बात एकदम क्या सही है। तो नाच को लाए गए थे क्या करने के लिए, जो मल्टीपल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज चल रही है उनको कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है। नाच प्लेटफॉर्म हैव बीन क्रिएटेड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जो नाच है वो सिर्फ रिप्लेस करने के लिए है, नहीं ये बात जो है वो क्या गलत है, सी। तो नाच ने बल्कि इंप्रूवमेंट एंड कंसोलिडेशन के लिए आया था, ना कि ओनली रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो ये लिख रखा है नाच का जो एम था वो था कंसोलिडेट करना एंड इंप्रूव करना एग्जिस्टिंग ईसीएस सिस्टम को, नॉट रिप्लेस देम एंटायरली। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द भीम ऐप, भीम ऐप के बारे में कुछ बातें बोली गई है, बताने कौन सी बात सही नहीं है। सबसे पहला भीम एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ऐप है फॉर इजी एंड क्विक ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ड ऑन द यूपीआई फ्रॉम द एनपीसीआई, ये बात सही है। मनी कैन आल्सो बी सेंट टू नॉन यूपीआई सपोर्टेड बैंक यूजिंग द आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर से आप ट्रांसफर कर सकते हो, यस। भीम अलाउ करता है डेली ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू 20,000, यस। भीम ऐप थ्रू भीम ऐप मैक्सिमम जो 5,000 इज अलाउड पर ट्रांजैक्शन, नहीं 20,000 रुपए जो है अलाउड है, ये आपकी गलत है। भीम एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो बेस्ड है यूपीआई पे, जो अलाउ करता है क्विक ट्रांजैक्शन एंड द डेली ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है 20,000। आगे एईपीएस के रिगार्डिंग आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ बातें बोली गई है, बताना कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, ठीक है, कौन सी मतलब सही नहीं है ये बताना है। एईपीएस अनेबल बैंक कस्टमर, जो अगर आपने आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम से अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ठीक है, तो ये अनेबल करता है बैंक कस्टमर को कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने आधार लिंक बैंक अकाउंट को थ्रू द आधार ऑथेंटिकेशन से, बिल्कुल सही बात है, आधार ऑथेंटिकेशन से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। फॉर ए ट्रांजैक्शन थ्रू एईपीएस, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है एईपीएस से, ओनली आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट कैप्चर जो है वही जरूरी है। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है एईपीएस से, तो क्या आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं चाहिए क्या, चाहिए, तो ये आपका गलत है। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, व्हाइल आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट जो है वो जरूरी है ऑथेंटिकेशन के लिए ओनली, एईपीएस आल्सो रिक्वायर द कस्टमर बैंक अकाउंट टू लिंक टू द आधार नंबर, ठीक है ना। आगे इजी पे इंडिया का पहला मोबाइल ऐप था फॉर मर्चेंट के लिए, जो एक्सेप्ट करेगा पेमेंट ऑन मोबाइल फोन थ्रू मल्टीपल डिजिटल मोड। ये बिलोंग करता है किस बैंक से, तो इसको शुरुआत करा किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इट्स डीजी बैंक इंडिया फर्स्ट मोबाइल ओनली बैंक, ये पहला मोबाइल ओनली बैंक जो कौन सा था, वो था आपका डीबीएस बैंक, ठीक है ना। तो अप्रैल 2016 के अंदर डीबीएस बैंक ने लॉन्च किया डीजी बैंक, ये इंडिया का पहला मोबाइल ओनली बैंक था विच लीवरेज टेक्नोलॉजी लाइक बायोमेट्रिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ए डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस। Which of the following bank create history in August 2015 by launching first इंडिया की फर्स्ट मोबाइल ऐप फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए पहली मोबाइल ऐप जो है, मतलब उसने वो किसने चलाया, वो था आपका फेडरल बैंक। अगस्त 2015 में फेडरल बैंक ने पहली बार जो लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट मोबाइल ऐप फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग, नेम सेल्फी, ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इंडिया का फर्स्ट एटीएम विच कैन बी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बाय ए विजुअली इंपेयर्ड पर्सन नोन एज, ये एक साथ है पर्सन नोन एज टॉकिंग एटीएम। तो ये जो है वो शुरुआत किया किसने, तो इसकी शुरुआत किया था किसने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहला जो है वो क्या, अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद के अंदर जो है पहला टॉकिंग एटीएम जो है 2012 में लॉन्च किया था। आगे एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन डेबिट कार्ड अलोंग विद द प्रीपेड कार्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने पहला अपना जो डेबिट कार्ड लॉन्च किया था किसके साथ में मिलकर के, स्मार्ट कार्ड के साथ मिलकर के। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट गिविंग द सर्विस इन इंडिया, पहला पेमेंट बैंक जो है वो कौन सा था, तो पहला जो पेमेंट बैंक था वो था जी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट यूपीआई बेस्ड मोबाइल पेमेंट बैंक। तो पहला यूपीआई बेस्ड जो मोबाइल पेमेंट बैंक ऐप जो है वो स्टार्ट किया था किसने, यस बैंक ने।
आगे, नेम द हेड ऑफ कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट कंसीडर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसने रिव्यू करा पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, तो वो था रतन पी वतल कमेटी। ये याद करके जाना इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सीबीएस जो वो क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन 39 का। ओके जी, चलो आज की इस वीडियो के अंदर टोटल मिला के 39 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे होंगे। ओके, इनको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। इसका पीडीएफ हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी की, ठीक है, या अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो जून 2025 में एंटी नेट का पेपर है ना उसकी, तो उसके लिए हमारे ऑनलाइन बैचेस जो चल रहे हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आपको सब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेपर 1 का हमने फ्री बैच जो है इस बार चला है, ओके, जून 2025 के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो उसको भी एनरोल कर सकते हैं, 1 रुपीज के अंदर वो बैच है। ओके, बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट का, ठीक है, तो उसके अंदर हम आपको 10 किताबें जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में डिटेल एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस में डिटेल वीडियो लेक्चर आपको जो है वो मिलेंगे, प्लस रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो हमने रिवीजन सीरीज भी अब की बात जो स्टार्ट करी है वो चैप्टर वाइज करी है, कि अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना चाहता है, पूरी यूनिट को रिवाइज नहीं करना चाहता, यूनिट वाइज रिवीजन तो मिलेगा लेकिन चैप्टर वाइज रिवीजन भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आपको हमारे मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बात ना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।